मैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कह रहा जो बीटेक या इस तरीके के जहाँ 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं पूरे कोर्स के दौरान। मैं बात कर रहा हूँ कि 80% जनता जहाँ पढ़ने लग रही है, जब तक वहाँ स्किलफुल एजुकेशन नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बनता ही रहेगा। अभी बहुत ऐसा बच्चों का भी क्लेम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जब वो एग्जाम दे रहे थे तो उनके अगल बगल में वो बच्चे एब्सेंट थे एग्जाम में, लेकिन जब अभी प्री का रिजल्ट आया तो वो बच्चे एग्जाम में उनका क्लियर हुआ है प्रीलिम्स। आप 500 सवाल ठीक नहीं बना पा रहे हैं और आपका कोई काम सिक्योरिटी देने का नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने का नहीं है, आपका सिर्फ एक ही काम है, एक प्रॉपर बोर्ड बनाया गया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। और अगर जरूरत पड़े तो सत्ता से टकराना, क्या यह भी एक भूमिका अब शिक्षकों को लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी, या आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने आप को क्लासरूम तक, वर्गमूल और स्क्वायर्स तक सीमित रहना है? दूसरा तरीका ये कि आप नॉर्मलाइजेशन के तहत जो पैरामीटर एग्जैक्टली आप लेने जा रहे हैं वो पैरामीटर पब्लिक कर दीजिए। पब्लिक और शायद पहले से पता हो। परीक्षा से पहले अगर पता होंगे तो विद्यार्थियों को पता हो। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। और आज हम हैं कैजुअल टॉक के एक और संस्करण में। पिछले दिनों हम लोगों ने लगातार शिक्षकों से बातचीत की। हम लोगों ने जो विभिन्न परीक्षाओं में जिस किस्म की बातचीत सुनने में आ रही है, एसएससी सीजीएल को लेकर देखा, हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस और बीपीएससी को लेकर भी देखा, तो बार बार विद्यार्थियों की ये मांग थी कि इन विषयों को जानने वाले और इस पर मुखर जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ इस मामले में एक सबसे जानकार शिक्षक, एसएससी सीजीएल को लेकर एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम हमारे बीच हैं। राकेश सर हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैजुअल टॉक में। राकेश यादव जी, मैं खुद दिल्ली से हूँ और मुखर्जी नगर के तमाम गलियों में राकेश जी एक सेलिब्रिटी शिक्षक हैं। और हाल फिलहाल में पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र का परीक्षा के जो पूरी उद्योग है उसका जो चरित्र बदला है, जिसमें कि यूपीएससी की बजाय एसएससी एक प्रमुख जगह हो गई है, एक परीक्षा हो गई है। और उसके सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक राकेश जी साथ में हैं। और क्यों ना हम उनसे सीधी बातचीत करें। मुख्यतः हम लोग बातचीत करेंगे इस एसएससी वाली चीज़ को लेकर, लेकिन सबसे पहले हम राकेश जी आपका स्वागत करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं कि आपकी यात्रा, यह शिक्षक होने की यात्रा और इतना लोकप्रिय शिक्षक होने की यात्रा, इसके विषय में कुछ बताइए हमारे दर्शकों। सर, मैं पहले तो गवर्नमेंट जॉब करता था, दिल्ली गवर्नमेंट में मैं टीचर था। लेकिन 2011 में मैंने यूपीएससी की तैयारी करने की सोची थी, जब मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गया था, मेरे बच्चे भी थे, शादी भी हो गई थी। तो किसी एक इंसिडेंट की वजह से मुझे लगा कि मुझे भी आईएएस बनना चाहिए। तो 2011 में मैंने आईएएस की कोचिंग ली विकास सर के यहाँ दृष्टि में और मात्र 2 महीने में मैंने उस कोचिंग को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अंदर वो स्टूडेंट नहीं बचा, अब खत्म हो गया। उसके बाद फिर ये सोचा कि वो जमाया सेटअप कैसे छोड़ें, अब वो छोड़ के आए हैं तो उसको वापसी कैसे जाएं। तो फिर ये सोचा कि कंपटीशन को पढ़ाना ही शुरू करते हैं स्कूल के बाद। और उस समय एसएससी में एक एडवांस मैथ का पोर्शन अलग से आया था जो हम पढ़ाते ही थे, स्कूल में वही पढ़ाते थे। तो उस समय वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फिर 2011 से मैंने नीतू मैडम के यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे 2014 तक मैं पढ़ाता रहा। फिर मैंने पब्लिकेशन के थ्रू अपनी किताबें निकालनी शुरू की थी और सबसे पहली किताब मैंने निकाली थी सर, एक मैथ की 7300, और उसी ने मुझे आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँचाया। उस बुक में पहली बार 2013 में हमने हर सिंगल क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, हर सिंगल क्वेश्चन का। उस समय ऐसा कुछ लोग सोच भी नहीं रहे थे और यूट्यूब भी उतना प्रमोटेड नहीं था। तो वो बुक उस समय महीने की लगभग 1 लाख कॉपियाँ निकलती थी। तो वहाँ से वो धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और बस उसी से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। वाह, इंटरेस्टिंग। आपने एक सरकारी नौकरी में थे, उसके बाद तय किया कि सरकारी नौकरी छोड़ेंगे और लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। ये जो सरकारी नौकरियों का जो एक पूरा का पूरा हवा है चारों तरफ, इच्छा, सपने सरकारी नौकरियों से जुड़ने की,
कैसे देखते हैं आप इसे? आपको लगता है कि पूरे देश में इतने सारे बेरोज़गार युवा हैं, सच्चाई ये है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल नहीं सकती। मिल दरअसल सकती। उनमें से बहुत कम को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी की चाह इस बड़े पैमाने पर है कि उससे बहुत सारी विसंगतियाँ समाज में सपने के स्तर पर पैदा हो रही हैं। अधिकांश लोग युवा जो हैं वो निराश निराश। युवा हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश का चयन नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को तैयारी करते हुए भी पता है कि उनका चयन नहीं होने वाला है। कैसे देखते हैं इस फिनोमिना को? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि आजकल परीक्षाओं पे जो सवाल उठ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह दरअसल यह विसंगति है। सर बेसिकली क्या है कि आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नॉर्मली स्कूलों में बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, तो वहाँ कोई एक ऐसा स्किल तो इम्प्रूव कराया नहीं जाता बच्चे का जिसके बिहाफ पे वो प्राइवेट जॉब कुछ बहुत अच्छी पा पाए। और एजुकेशन नेचुरल सी बात है बहुत महँगी भी है जो प्रोफ़ेशनल एजुकेशन है। और नॉर्मल एजुकेशन के बिहाफ पे आप कोई भी प्राइवेट जॉब लेने जाएँगे तो 10, 12, 15,000 रुपए से ऊपर की जॉब नहीं होती। अभी एक सर्वे था उसमें था कि लगभग 60% प्राइवेट नौकरियाँ ऐसी हैं जो 10,000 से 20,000 के बीच में नौकरी देती हैं। और सोशल मीडिया के टाइम में सपने सब देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं, सोशल मीडिया उस सपने को बहुत नज़दीक से दिखा देता है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं उस तक पहुँचूँ कैसे? तो आज के समय में आप कोई भी सरकारी नौकरी उठाएँगे जिसे हम एसएससी जीडी होती है, जो सिपाही लगते हैं, उसकी भी जो पहली सैलरी है ट्रेनिंग के टाइम पे वो करीबन-करीबन 42,000 बनती है। तो आप वो डिफरेंस देखिए कि कहाँ 12-13 हज़ार रुपए प्राइवेट जॉब में सैलरी ले रहे हैं और उस जॉब का आपको ये भी नहीं पता कि आप कब तक रहेंगे उसमें। और चूँकि आपने कोई स्किल सीखा नहीं है स्कूलिंग में या कॉलेज में कि कोई एक ऐसा स्किल सीखा जिसके बिहाफ़ पे आप आगे आप काम कर पाएँ। तो वहाँ पे हर गरीब माँ-बाप को और हर गरीब बच्चे को अपने सपने सच्चे करने के लिए एक ही रास्ता दिखता है, सरकारी नौकरी पकड़ो। और सरकारी नौकरी के थ्रू वो ईज़िली धीरे-धीरे अपने सारे सपने साकार कर सकता है। इसलिए सरकारी नौकरियों का जो क्रेज़ है वो आज बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में ये और तेज़ गति से बढ़ने वाला है। और इसका और ज़्यादा फ़र्क कोविड टाइम में भी सबको पता चला। कोविड टाइम में कितने प्राइवेट जॉब करने वाले लोग घर बैठ गए और कितने प्राइवेट नौकरी वालों की कितनी बुरी परिस्थितियों से उनको गुज़रना पड़ा। तो गवर्नमेंट जॉब ना केवल सैलरी के लिए बल्कि एक श्योरिटी के लिए भी है। आपका सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव होता है उससे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चे को आकर्षित करती है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि लगभग 4 करोड़ बच्चा हर साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आता है, छोटी से लेके बड़ी तक के सभी। और सरकार 4 लाख भी नौकरियाँ नहीं देने वाली है। लेकिन बच्चे के पास जब तक उसकी उम्र है और जो गरीब माँ-बाप है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई उद्यम करे या कोई बिज़नेस करे। वो जब तक उसकी उम्र है और जब तक उसमें ताकत है, वो पूरी ताकत लगाता है उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए, उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए लास्ट एफर्ट तक वो जाता है। इसलिए क्रेज़ है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूलिंग में और जो स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन वाला है, जो सस्ती एजुकेशन है, मैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं कह रहा जो बीटेक या इस तरीके के जहाँ 4-4 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं पूरे कोर्स के दौरान। मैं बात कर रहा हूँ कि 80% जनता जहाँ पढ़ने लग रही है। जब तक वहाँ स्किलफुल एजुकेशन नहीं होगी, तब तक गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बनता ही रहेगा। लेकिन अब मतलब बहुत वैलिड सवाल उठा रहे हैं और हम लोग इस बात पर बार-बार हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, हुँ। जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो शिक्षा मिल रही है, क्या वह शिक्षा एम्प्लॉयबल यूथ को इस मार्केट में भेज पा रही है या नहीं? या फिर सभी लोग केवल जैसे-तैसे एक डिग्री हासिल करना और उसके बाद इन परीक्षाओं की तैयारी के युद्ध में कूद पड़ना। इसी से एक दूसरी विसंगति पैदा होती है जिस पर हम मुख्यतः आज चर्चा करने वाले। आपने कहा कि कुल मिला के इन परीक्षाओं में 4 करोड़ लोग इस हर साल एंट्री हर करते साल हैं। तंत्र में घुस रहे हैं और एक साथ पैरेलल अगर मानकर चलें तो कम से कम 4-5 साल के का हाँ, तंत्र इकट्ठा होगा। लगातार तो बच्चा रुकता है। आप बात कर रहे हैं 15-20 करोड़ युवाओं की जो बिल्कुल। दरअसल टकटकी लगा के इन मुट्ठी भर नौकरियों को देख रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सफलता की इतनी कम संभावना आशंकाओं को भी जन्म देती है। बिल्कुल सर। जैसे ही एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में अगर कोई भी संदेह का बिंदु छूटता है तो लोगों को लगता है कि मानो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो ही रहा है। आपको क्या लगता है अगर हम
स्पेसिफिकली इस बार के एसएससी सीजीएल के जो परिणाम को देखें, क्या वास्तव में एक स्कैम है या ये इन्हीं आशंकाओं से पैदा हुआ केवल भय है जो युवाओं को लग रहा है कि स्कैम है? सर देखिए, चीज़ों को 2 तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि सरकार खुद उस स्कैम में शामिल है या स्कैम हो नहीं रहा। स्कैम तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा खुद का पर्सनल ऐसा मानना है कि लगभग जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 80% ही वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आपकी ईमानदारी से फाइट करके लड़ी जाती हैं। 20% पोस्टों पर तो हर बार ऐसा काम होता आया है, ना केवल एसएससी सीजीएल, एमटीएस में ये काम हुआ। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, पूर्णिया का एक सेंटर है बिहार में, पूर्णिया में, वहां पूरे का पूरा सेंटर इस काम में लिप्त था। और ये केवल एक एक देखिए, जो चोरी पकड़ी गई वही चोरी नहीं कही जाएगी। बहुत सारी ऐसी चोरी जो हो रही है लेकिन पकड़ी नहीं गई, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल है। अभी बहुत ऐसा बच्चों का भी क्लेम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब वो एग्जाम दे रहे थे तो उनके अगल बगल में वो बच्चे एब्सेंट थे एग्जाम में, लेकिन जब अभी प्री का रिजल्ट आया तो वो बच्चे एग्जाम में उनका क्लियर हुआ है प्रीलिम्स। तो ऐसा मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसका, लेकिन ये बच्चों ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उनके अगल बगल एब्सेंट थे लेकिन एग्जाम में उनका क्लियर हुआ रिजल्ट। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहां प्राइवेट लैब में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, आपसे पहले, आज से करीबन 5 से 6 साल पहले जितने भी एग्जाम होते थे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजों में होते थे। हर आदमी के लिए सरकारी नौकरी की बड़ी कीमत है, वो उसे छोड़ता नहीं था। इसलिए करप्शन के चांसेस गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम होते थे। जब वहां एग्जाम कंडक्ट होते थे तो पेपर लीक वगैरह बहुत कम चांसेस होते थे। अब क्या है कि ऐसे ऐसे इलाकों में लैब बनी हुई है जहां आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ कैसे ये सेंटर अलॉट हो गया। ना तो वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसे ऐसे डिवाइसेज वहाँ रखे हुए हैं जहाँ बच्चा माउस दबाता, माउस नहीं चलता, कीपैड दबाता, कीपैड काम नहीं करता, 5-5, 10-10 मिनट बाद सिस्टम ओपन होता है। तो ये समस्याएं लगातार होती चली जा रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लैब है जो इस समय, अभी आपने सुना होगा, एक आरके स्टूडियो लैब है जिसपे लगातार एक सीक्वेंस में आपको रोल नंबर सेलेक्ट होते मिले और सबसे ज्यादा बच्चे बाकी लैब्स के अकॉर्डिंग उस लैब से सिलेक्ट होते मिले। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें किसी कुछ चुनी हुई जो सेंटर है वहां से एक साथ बच्चे सेलेक्ट होने लग रहे हो? तो इसका कोई स्पष्ट, तो हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन 2023 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भी ऐसा हुआ। और एसएससी ने भी कुछ जगह पे ऐसी गलतियां की हैं। जैसे अभी 7 दिसंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया और अनएक्सपेक्टेड उन्होंने ये रिजल्ट दिया, और जिस समय रिजल्ट दिया उसके थोड़ी देर बाद 2025 का कैलेंडर भी दे दिया, जो कि आज से पहले ऐसी वो नहीं थी, पर इनकी व्यवस्था नहीं थी। हमेशा जो कैलेंडर था वो थोड़े दिन बाद ही आता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट दिया और रिजल्ट के तुरंत बाद उन्होंने कैलेंडर दे दिया। दूसरा, इसमें एक आशंका की वजह ये कि एसएससी मुखर होके अपना पक्ष कभी भी नहीं रख रही है बच्चों के आगे। बच्चों के हजारों सवाल हैं और उन हजारों सवालों में मैं ये कह सकता हूं कि 50% तो तार्किक क्वेश्चन है, जो बच्चे वैलिड रीजन के साथ वो क्वेश्चन बनाने लग रहे हैं। लेकिन एसएससी एक भी सिंगल क्वेश्चन का पब्लिकली जवाब नहीं दे रही है। और कई बार जब आप पब्लिकली उस चीज का जवाब नहीं देते हैं तो अपने आप भी बच्चे के दिमाग में वो शक पैदा करता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं ये तो मान रहा हूं कि स्कैम है, लेकिन मैं इस चीज को मानने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं कि इस स्कैम में एसएससी शामिल है। प्राइवेट लैब हैं जो ये काम लगातार कर रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करने लग रहे हैं। तो एसएससी इसमें कितने लेवल पे इन्वॉल्व है इसका नहीं पता, लेकिन स्कैम तो हो रहा है। राकेश जी, आपने बहुत गंभीर बिंदु यहाँ उठाए हैं। मुझे लगता है कि शायद दर्शक इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि आपका एक तो यह अनुमान या दावा है कि लगभग हर परीक्षा में कम से कम 20% जो है वह ऐसा है जो ईमानदारी से हुई चयन नहीं है। नहीं, यूं 20% माइनॉरिटी लगता है, लेकिन अगर आप 20% को वाकई इस 4 करोड़ की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह विश्वास को दरका देने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। दूसरा, आपने ये भी कहा कि संभव है कि एसएससी औपचारिक तौर पर इसमें शामिल ना हो, लेकिन उसे इस स्कैम
को या इन अनियमितताओं को रोकने की जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर एसएससी की है, और एसएससी अगर उसे नहीं पूरी कर पा रहा है तो वह अपने कमीशन से ना सही अपने ओमिशन से इसमें शामिल हो जाए। लेकिन मेरी चिंता, मैं तो एक शिक्षक हूं आपकी तरह, और मैं तो बल्कि विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, इसलिए मेरी चिंता अपने विद्यार्थियों के लिए ज्यादा है। मैं ये मानता हूं कि जब हम युवाओं का भरोसा नियुक्तियों या इस चयन प्रक्रियाओं से टूटते हुए देखते हैं तो हमारा रिपब्लिक, गणतंत्र जो है वो कमजोर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं है ना कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो हेरिडिटरी नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी है कि हर पद जो है वह हर एलिजिबल व्यक्ति के लिए यदि वह परिश्रम करे तो उपलब्ध होना चाहिए। वो उसका एक बड़ा हिस्सा छिनता है। बिल्कुल। एक और चीज शायद दर्शक देख पाएंगे कि ये 20% जो बेईमानी से जा रहे हैं पद, वो किस वर्ग, किस समूह के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास सामर्थ्य होगा, या तो कनेक्शंस के माध्यम से या धन के माध्यम से, कि वह सिस्टम को स्क्यू कर सके। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये हम जो पहले से समर्थ है उसे और ज्यादा ताकत दे रहे हैं इस प्रक्रिया से। बिल्कुल। और जो मजबूर है वो बेचारा और भी ज्यादा वंचित हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या आपको क्लासरूम में अब युवाओं में ये जो हताशा है, ये जो निराशा है, ये दिखने लगी है, या अभी भी विद्यार्थियों का भरोसा बना हुआ है और वे लग रहे हैं कि चलिए ये एक आध अपवाद थे? क्योंकि एक के बाद एक परीक्षाओं में हमने देखा, हम लोगों ने नीट में देखा, हम लोगों ने जेई में देखा, हम लोगों ने यूपीपीसीएस में देखा, हम लोगों ने बीपीएससी में देखा, एसएससी सीजीएल में भी देख लिया। जिसका मतलब है कि एक के बाद एक हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसका भरोसा, वह अपना भरोसा जो है युवाओं में खो रहा है। क्या आपको क्लासरूम में ये दिखाई दे रहा है, और क्या एक शिक्षक होने के नाते आप मेरी तरह चिंतित होते हैं इस बात से? देखिए सर, दो चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, खासकर मैं यूपीएससी को छोड़ दूँ, उससे नीचे के जितने भी बच्चे लोग, तो ये सारे गरीब तबके के बच्चे हैं। इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है मेहनत के अलावा। तो इनको तो हर विषम परिस्थिति में एक ही रास्ता दिखता है कि इस बार और मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी, तो आगे बढ़ना है। तो हमारा बच्चा हताश जरूर होता है, निराश जरूर होता है, लेकिन उसको अपनी गरीब परिस्थितियों का भी बहुत अच्छे से ज्ञान है कि उसको सुधारना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न, देखिए बच्चा ये तो स्पष्ट रूप से मान रहा है कि ये करप्शन लगातार हो रहा है, इसमें कहीं दूर दूर तक दो राय नहीं है। लेकिन इस करप्शन की वजह से वो अपने आप को थोड़े दिन तो विचलित रहता है, थोड़े दिन तो परेशान रहता है, क्योंकि ये एक एग्जाम में नहीं हो रहा और ये पहली बार नहीं हो रहा। और ये तो अभी बहुत अच्छा हो रहा है कि कम से कम एसएससी एग्जाम टाइमली कंडक्ट करा ले रहा है और 8 से 9 महीने में आपको फाइनली सिलेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। वरना एक दो बच्चों ने वो भी देखा कि 3-3 साल तक एग्जाम लटके रहे थे और 3-3 साल तक बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं आई, वो दौर भी देखा है। लेकिन बच्चे के मन में एक ही चीज रहती है हमेशा कि किसी भी तरीके से हम जिस सरकार को चुन रहे हैं, वो सरकार जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोर्ड बना रही है, कम से कम वो उस बोर्ड को इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि वो जवाब दे। पूरे साल में जितने वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, अगर उस पूरे साल में जितने एग्जाम हो रहे हैं उनमें अगर 500 सवाल वो लोग गलत बना दे रहे हैं। अभी अगर मैं 2023 की आपको बात बताऊं तो 2023 का जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसमें 6 सवाल गलत थे। अभी भी 2024 में भी जब प्रीलिम्स था, इसमें भी सवाल गलत थे। और एसएससी ने रिजल्ट रिवाइज किया और जिन 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको फेल किया और नए 23 बच्चे एंट्री कर लिया। आप 500 सवाल ठीक नहीं बना पा रहे हैं और आपका कोई काम सिक्योरिटी देने का नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने का नहीं है, आपका सिर्फ एक ही काम है, एक प्रॉपर बोर्ड बनाया गया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। अगर आप अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं रख पा रहे हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या करने लग रहे हैं, उस चीज को आज तक आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सच में बड़ी शर्म की बात है। जो बच्चा 1000 रुपए किसी एग्जाम की फीस पे कर रहा है और उसके ऊपर 18% जीएसटी भी देने लग रहा है, तो इस सरकार के लिए भी बड़ी शर्म की बात है और उस बोर्ड के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या जो आईएएस अधिकारी उस पदों पर बैठे हैं उनको ये महसूस नहीं होता कि इसी दौर से वो भी निकले हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को जवाब दिया जाए उनकी समस्याओं का? बच्चे, देखिए बच्चे कोई चीज सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सवाल गलत भी होंगे, कुछ ठीक भी होंगे, कुछ बच्चों का अनुमान होगा, कुछ फैक्ट भी होंगे,
लेकिन अगर आप उन जवाबों को क्लियर ही नहीं करके देंगे, तो आप अपने आप में उसको ये समझा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो निराशा के बादल बच्चों पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा, और हर बच्चे को पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा करनी पड़ेगी, जो तंत्र है उसी से बेहतरीन निकालना पड़ेगा। और हम भी एज़ ए शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करते वक़्त यही कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आपको एक सीट चाहिए, आप लगातार मेहनत करते रहिए। और मेरे पापा एक बात हमेशा कहते थे, वो दिल्ली पुलिस में सिपाही थे सर, कहते थे कि इस धरती में कोई बीज डाला जाता है ना, तो कभी ना कभी ज़रूर अंकुरित होता है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल एक ना एक दिन आपको मिलेगा। हो सकता है इस नौकरी के रूप में ना मिले, दूसरी चीज़ में मिले, लेकिन आप मेहनत करते रहो। तो बच्चों में है निराशा, लेकिन उसका कोई समाधान ना तो सरकार देने को इच्छुक है, और ये एक एग्ज़ाम में नहीं है, हर एक एग्ज़ाम में है। आप अब आप बुरा नहीं मानिएगा, यूपीएससी में भी तो अभी एक आईएएस वो पूजा खेड़कर का इश्यू आपके सामने आया था, है ना? तो जब इतने बड़े-बड़े बोर्ड में ये काम होने लग रहे हैं कि अंडर द टेबल कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, तो एसएससी में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। राकेश जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक दिशा में इसे लेके गए हैं। आप कह रहे हैं कि यूं युवा निराश है, लेकिन बेबस है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं विकल्प है, नहीं। इसलिए वह मजबूरन इसी तंत्र में, इसी चक्की में लगातार पिस रहा है। आपने ये भी कहा कि हम शिक्षकों के पास भी उनको देने के लिए कुछ है नहीं। पिछले 2-4-5 सालों में हुआ ये है, और आपने भी महसूस किया होगा, आप बल्कि मतलब हम सभी उसमें शामिल हैं, लेकिन आप और निकटता से इसे देख रहे हैं कि शिक्षक अचानक, कुछ शिक्षक अचानक उनके पास जो प्रभाव है वो गैर आनुपातिक तौर पर बढ़ा है। आप पहले एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ। शिक्षकों को हम ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी इज्जत नहीं होती थी, सम्मान मिलता था, लेकिन उनका प्रभाव जिस पैमाने पे आज आपका प्रभाव है, लाखों जो शिक्षक हैं, वो विद्यार्थी हैं, वो आपकी तरफ देखते हैं। ऐसे ही कुछ और शिक्षकों के साथ भी हम ऐसा देखते हैं। और जब ये विद्यार्थी हताश होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो केवल सरकार की तरफ नहीं देखते, वो हम शिक्षकों की तरफ भी देखते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों जब 3 विद्यार्थियों की मौत हुई करोल बाग क्षेत्र में, तो देखा कि विद्यार्थी बेचारे सड़कों पर थे और वो अपने शिक्षकों की तरफ देख रहे थे। और वो सरकार से ही हताश नहीं थे, उनमें से कुछ लोग अपने शिक्षकों से भी हताश थे। उन्हें लगा कि उनके शिक्षकों ने इस संकट के समय में उनका साथ नहीं दिया है। ऐसा हम बीपीएससी के मामले में हाल फिलहाल में देख रहे हैं, हमने यूपीपीसीएस के मामले में भी देखा। आपको क्या लगता है कि अब आप जैसे जो लोकप्रिय शिक्षक हैं, आप हैं और अन्य लोग, नीट के मामले में भी हमने बिल्कुल यही देखा था, उन्हें केवल इस बात की चिंता करनी है कि क्लासरूम में एनरोलमेंट्स बढ़े रहें, या इस हताशा में, इस निराशा में अपने विद्यार्थियों का हाथ थामना, और अगर जरूरत पड़े तो सत्ता से टकराना, क्या यह भी एक भूमिका अब शिक्षकों को लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी? या आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने आप को क्लासरूम तक, वर्गमूल और स्क्वायर्स तक सीमित रहना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। टीचर्स वो भूमिका बराबर ले रहे हैं। एक आध केस को अगर हम छोड़ दें, जैसे अभी बीपीएससी में खान सर ने वो भूमिका ली, बिहार में बहुत सारे टीचर थे जिन्होंने वो भूमिका ली, यूपीएससी में जब सीसेट हुआ तो विकास द्विवेदी सर ने वो भूमिका ली, एसएससी में जब 2017 में 2013 में बहुत बड़ा करप्शन का केसेस हुए, उस समय एक सीफी करके टेस्ट, जैसे इस समय टीसीएस है, उस समय सीफी एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो नीतू मैडम के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत दिन आंदोलन चला। उस आंदोलन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जब इतने बड़े आंदोलन होते हैं, महीनों महीनों भर आंदोलन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि टीचर नहीं है। उस समय तरीका अलग था, आज तरीका अलग है। देखिए, ये तो कहना बड़ा सिंपल सी बात है कि सरकार से टकराना हर किसी में हिम्मत नहीं होती, और इतना आसान भी नहीं है, और खासकर उन लोगों के लिए जो उद्यम चलाते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एज ए टीचर हमारे पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। बच्चों के पास शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं होता जो उस आवाज को बुलंद करे। उन चीजों को बुलंद करने के ही प्रोसेस में आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं। उसी चीज को बुलंद करने के लिए हम यूट्यूब पे लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे यहीं पे एक टीचर पढ़ाते हैं, अभिनय सर, वो लगातार इस आवाज को उठाने लग रहे हैं, और बहुत सारे टीचर इस आवाज को उठाने लग रहे हैं। हम खुद इस आवाज को उठा रहे हैं, और साथ के साथ अभी हम कोर्ट की तरफ भी जाने लग रहे हैं। लेकिन
हमें जो इतने सालों का अनुभव है वो ये कहता है कि हमें आवाज उठानी चाहिए, पर लोकतांत्रिक तरीके से ही आवाज उठानी चाहिए। हम जाहिर किसी है। भी रूप से उस चीज को इतना उबाल में नहीं लाना चाहते कि उसका परिणाम एक दिन बच्चों को भुगतना पड़े। देखिए, जो प्रदर्शन में छाती आगे लेके चलेगा, डंडे भी उसी के पड़ेंगे और करियर भी उसी का खराब होगा, है ना? दूसरा ये कि हम कोर्ट कचहरी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खासकर इस वाले मैटर पे। कारण क्या है कि 2017 में हमने वो दौर देखा है कि आपका एक बार स्टे लग गया, तो स्टे के बाद फिर आप 2 साल, 3 साल उन जो टेन्योर होता है बच्चों का, जो तैयारी का एक राइट टाइम होता है, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो पीक टाइम होता है अपने करियर को गवर्नमेंट की जॉब की तरफ ले जाने के लिए तैयार करने का। और उन 3 साल अगर लगातार कोई वैकेंसी आए ही ना, इसलिए क्योंकि कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, तो हम वो भी नहीं चाहते कि कोर्ट का स्टे हो। हम ये चाहते हैं कि हम जितना हो सके सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशर अभी इनिशियल स्टेज पे क्रिएट करें। हम चाह रहे हैं कि जिस सरकार को हमने चुन के भेजा है, जो सरकार हमसे फॉर्म के ऊपर भी 18% जीएसटी लेने लग रही है, जो बच्चा हमें ऑनलाइन एजुकेशन में फीस देता है उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लेने लग रही है, एटलीस्ट उस सरकार को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये मामला करोड़ों बच्चों के साथ होने लग रहा है। और आप उस बच्चे को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि गरीब बच्चे के साथ उसके का घर पूरा के 4 परिवार। लोग भी आश्रित हैं उसके ऊपर। और मैं आपको सच मायने में बताऊं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो हमसे मिलते हैं, कहते हैं सर हमारे यहाँ एक भैंस थी, 2 गाय थी, वो बेची माँ बाप ने, उसके बाद बोला कि तो अब कोचिंग पढ़ने चला जा। तो गरीब आदमी के पास कमाने का सोर्स क्या है? खेती, गाय भैंस, अगर आप उस परिवेश को जानते हैं तो। लेकिन अगर आप उस कमाई के साधन को ही बेच के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस बाप की उम्मीदें कितनी होगी, जो सिर्फ इसलिए बैठा कि मेरा बेटा वहां 2 साल से तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन होना है सरकारी नौकरी में, उसके कंधे कितनी बुरी तरह गिर रहे हैं। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि उन्हीं ने ही वोट देना है, वही लोग आपको वोट देते हैं, वही लोग आपको जिंदा रखते हैं हमेशा। और किसी भी रूप में हर आदमी को अपनी जहां जहां वो है अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, चाहे वो क्लर्क हो या कोई आईएएस ऑफिसर जो टॉप पोस्ट पे बैठा हो। आपको एक बार तो ईमानदारी के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो जो आप आज चुप रह रहे हैं, कल यही सेम स्थिति आपके साथ भी आएगी जब कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। तो टीचर बराबर इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, बढ़िया से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी भी एक लिमिट है। क्योंकि हमने पीछे के बार रेलवे का प्रोटेस्ट देखा था, जहां दिल्ली से बैठ के टीचरों ने सबने आवाज उठाई, लेकिन सब पे एफआईआर कटी और आज भी कोर्ट की तारीखें भुगतते हैं। तो वो 2 दिन का आंदोलन तो सब देखते हैं, लेकिन उस 2 दिन के बाद जो पीछे का दर्द होता है वो शायद हम ही जानते हैं बहुत अच्छे से। तो हम आंदोलन में पूरी तरह बच्चों से ज्यादा तेज आवाज में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीका चाहते हैं कि उसका समाधान निकले। और खासकर ये जो नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी है, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बैनर के नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे आपको सेलेक्ट कराना है, तो आपका सिस्टम मुझे सिर्फ ये कहना है कि 5 मिनट नहीं चला, तो आपका सिस्टम 5 मिनट ऑपरेट नहीं हुआ कंप्यूटर जिस पे आप एग्जाम दे रहे थे, तो उस 5 मिनट की भरपाई के लिए मैं नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर कितना भी बढ़ा सकता हूँ। और उसके लिए कोई पारदर्शिता नहीं होगी। आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो मेरा डिसीजन है। तो इसका मतलब ये है कि उस मायने में अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्टिज्म है, मैं जिसको चाह रहा हूँ उसके लिए मैं वो काम कर दे रहा हूँ। राकेश जी, आप तो गणित के शिक्षक हैं और चूंकि नॉर्मलाइजेशन पे बार बार बातचीत हुई है, हमने पिछली बार भी एक बार इस पे चर्चा की थी, लेकिन इसको थोड़ा सा गणितीय तरीके से समझाएं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता संभव क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एसएससी ये बता दे, या जो भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है वो ये बता दे कि ये अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण ये फॉर्मूला लगा है, मतलब उसका गणितीय फॉर्मूला सामने क्यों नहीं आता? हमें ये ईवीएम जैसा क्यों दिखाई देता है कि पता नहीं हमारा वोट हमारे पास ही गया, जिसको दिया था उसी के पास गया है या नहीं गया? कोई पारदर्शी तरीका नहीं है गणितीय तरीके से। नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन तो ईवीएम से भी खतरनाक है। यहाँ ईवीएम में कम से कम आप वोट डालते तो वीवीपैट के थ्रू आपको एक पर्ची तो मिलती है, यहाँ तो आपको पर्ची भी नहीं मिलती है। सर देखिए, एक बात को आप समझिए, मैं एज ए मैथ के टीचर ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 सवाल बनाता हूँ आपके लिए, सेम फार्मूला होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम लैंग्वेज होगी, बस डाटा में सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही फर्क होगा, बहुत फर्क नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे और एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 40 सेकंड लग सकते हैं। तो यानी ये तो है कि सिर्फ थोड़ा सा डाटा बदलने से भी कैलकुलेशन का लेवल बढ़ता घटता है क्वेश्चन, यानी डिफिकल्टी लेवल अब बदल जाएगा, अप डाउन दोनों चीजें होंगी।
तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर डाटा बदला फिर भी दोनों बच्चों के लिए बराबर सिचुएशन है। नहीं, बराबर सिचुएशन नहीं है। एक बच्चे का टाइम ज्यादा लग गया तो उसकी सिलेक्शन की जो अपॉर्चुनिटी वो कम हो जाएगी, और जिसका कम समय लगा उसकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हो कहाँ रहा है, हो क्या रहा है, गलती कहाँ है एसएससी की, कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ क्वेश्चन पे ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी और चीजों को लेके हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, किसी सेंटर पे सिस्टम लेट चला, वो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है वहां पे। दूसरा तरीका ये कि आप नॉर्मलाइजेशन के तहत जो पैरामीटर एग्जैक्टली आप लेने जा रहे हैं वो पैरामीटर पब्लिक कर दीजिए। पब्लिक और शायद पहले से पता हो, परीक्षा से पहले अगर पता होंगे तो विद्यार्थियों को पता हो। और दूसरा क्या है कि आप सब बच्चों के जो स्कोर है ना वो पब्लिक करिए। उसके बाद जो जांच है वो सीबीआई भी वो जांच नहीं करेगी, जो बच्चे अपने आप कर देंगे जांच। तो वहां से बहुत कुछ पता चलता चला जाएगा। अगर ये लोग स्कोर भी पब्लिक कर दे तो एटलीस्ट हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने। देखिए सर, हम अगर एग्जाम की तैयारी करने की बात कहें तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बच्चे पढ़ते हैं। 8 से 10 प्लेटफॉर्म है जहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है, देखिए 200 में से अगर आप 153 नंबर ला रहे हैं तो ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए रोज आपको काम करना पड़ता है, और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे तो वो हैं जिनके 200 में 170 180 नंबर ला रहे हैं। आप 180 नंबर लाने के लिए इसका मतलब ये है कि आपकी चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और वो पकड़ सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी, वो आपको चेक करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और कुछ ही प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं, और जब वो प्रोवाइड करते हैं तो वहां हर एक बच्चे का नाम रहता है। सब बच्चे मोस्टली जानते हैं, टॉप 1000 बच्चों के बारे में सबको पता होता है कि यार ये ग्रुप है, इतने इतने बच्चे ये हैं। तो अब मान लीजिए अगर ये मार्क्स ओपन कर दें तो हमें पता तो चले एक बच्चे के 199 नंबर आए और वो कहां से पैदा हो गया। वो इस मार्केट में था ही नहीं, उसने कौन सी आईआईटी की पढ़ाई की कि जहां से वो एकदम से आया। तो वो ट्रांसपेरेंसी लाके ही नहीं दे रही एसएससी। पारदर्शिता निश्चित तौर पे जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आपने एक और डरावना दृश्य सबके सामने रख दिया। आपने ये बताया कि ये जो हम लोगों ने बात की कि लगभग 20 करोड़ लोग, विद्यार्थी उम्मीदें बांधते हैं। सच्चाई ये है कि कोचिंग्स और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने इनमें से अधिकांश लोगों को बेगानी शादी का बाराती बना दिया है। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल वास्तविक चयन तो इन प्लेटफॉर्म्स की क्रीम जो है, जो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची, जिसके पास ये संसाधन थे, जिसके पास ये अवसर थे, उन लोगों ने लगभग उसका अधिकांश 20% तो बेईमानी वालों ने रख लिया, और 80% का अधिकांश इन प्लेटफॉर्म की क्रीम ने रख लिया। बाकी सारे युवा, गांवों में रह बैठी हुई स्त्रियां, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग आदिवासी, जिन लोगों पर यह अवसर नहीं है कि वो इन जगहों पर पहुंच सकें और इस क्रीम में शामिल हो सकें, वो तो केवल बारात में नाचने के लिए परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जीएसटी देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो सर, दो चीजें आप समझना। पहली चीज ये कि भारत में गिने चुने ही लोग हैं। जो समझ आप में है, आपके इतने फॉलोवर हैं, डीयू में बहुत सारे प्रोफेसर हैं जिनको लोग जानते भी नहीं, नाम भी नहीं है, क्योंकि वो हर एक आदमी की पढ़ाने की कला है। पूरे भारत में अगर देखें तो अच्छे टीचरों की अगर गिनती करें तो हद से हद 1000 टीचर होंगे जिनको दुनिया जानती होगी, लेकिन उन 1000 में कुछ खास है। सिर्फ ये कह देना कि कोचिंग माफिया है या ये, वो गलत है सर। इन 1000 में वो बारीकी से चीजों को तोड़ने की हिम्मत है। आज हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं सर, 1-1 लाख बच्चा एक बैच में पढ़ता है, तो कैसे संभव है कि वो 1 लाख बच्चा हमसे सेटिस्फाई हो रहा है? इसलिए क्योंकि हमने चीजों को उस आखिरी लेवल तक ब्रेक किया हुआ है। हमें ये पता है कि बच्चे को यहाँ दिक्कत होगी तो हम पहले से उसको रेमेडियल करके देते हैं। तो ये तो तय है कि हमेशा जो कोचिंग है उसको गलत नजर से देखा जाएगा, लेकिन शायद कुछ लोग इसमें अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं। हमें ये भी समझना होगा कि स्कूलों में दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख टीचर होंगे, लेकिन अगर हम 11-12 की बात करें तो पूरे भारत में मुश्किल से मुश्किल 50 टीचर है जो फेमस है। वो फेमस इस वजह से हैं क्योंकि उनकी पढ़ाने का जो तरीका है वो इतना अद्भुत है कि उसके बराबरी कोई कर नहीं पा रहा। देखिए, आप ज्ञान में बराबरी कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाने की टीचिंग स्टाइल है उसकी बराबरी नहीं, वो पैदा नहीं होगी। वो सबको अपने अंदर खुद ही लानी पड़ेगी धीरे धीरे करके। और वो ऐसी नहीं है कि मैं आप मुझे सिखाए और मैं सीख जाऊं, तो वो ऐसी चीज नहीं है। दूसरी चीज ये थी, लेकिन इससे वो जो वंचित रह गए, नहीं, वंचित वो मामला नहीं सेटल हुआ। मैं उसी पे ला रहा हूं सर दूसरे पॉइंट पे कि वंचित कोई नहीं है। देखिए, जब तक ऑफलाइन कोचिंग थी, जब तक हम डिजिटलाइज नहीं थे पूरी तरह,
तब तक तो बहुत बड़ी समस्या थी कि गरीब आदमी से कोचिंगें बहुत दूर थी, कोसों दूर थी। लेकिन अब है ऑनलाइन। जियो जब से आया है उसके बाद इंटरनेट क्रांति है भारत में, सबके पास इंटरनेट मोस्टली अवेलेबल है। फोन भी लगभग सस्ते फोन सभी के पास अवेलेबल है। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको पूरे एसएससी एग्जाम की तैयारी मात्र 1000 रुपए से कम फीस में हो जाती है। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं सर, और ये मैं आपको ऑफलाइन की बता रहा हूँ चीजें। आज से 6-7 साल पहले एक बच्चा था सर जो सफेदी करता था, और जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो सुबह सुबह देखता था वो साइकिल खड़ी रहती थी मेरी गाड़ी के बराबर में, और मैं देखता था यार इतनी बेकार सी साइकिल, इस पे सफेदी के दाग लगे, कौन बच्चा आ रहा है पढ़ने यहाँ। मैंने उससे पूछा कौन है, तो फिर वो पता चला एक बच्चे का। फिर उससे पूछा ये क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि सर मुस्लिम बच्चा था कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरे जो बुआ जी वगैरह जो उनके परिवार थे उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, तो मैं अपने भाई को और मैं खुद दोनों हम आ गए दिल्ली में। मैं शाम को जाता हूँ सफेदी करने, 7-8 घंटे सफेदी करता हूँ, और फिर रात को अपनी पढ़ाई करता हूँ, सुबह आपके यहाँ बैच लेता हूँ, और अपने भाई को यहीं मुखर्जी नगर के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रखा है। तो एजुकेशन उतनी महंगी नहीं है जितने बाहर के चश्मे से हम देख रहे हैं। एजुकेशन ऑनलाइन में अब इतनी सस्ती है कि आप अगर सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट आपके पास है तो यूट्यूब पर भी आप अपनी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो सुबह से शाम तक एक एक चीज बताने के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो सच तो ये है कि पैसा देने की इस समय ऑनलाइन में जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। तो कोई वंचित नहीं है, सबके पास सारे रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज इतने सस्ते हैं जो सब तक पहुंच रहे हैं। असली लड़ाई क्या है कि कौन कितना डेडिकेटेडली उस चीज की तैयारी कर रहा है। अगर मैं इस 4 करोड़ में ही बात करूं तो मुझे लगता है कि सिर्फ 10 लाख बच्चा ऐसा है जो सच मायने में कंपटीशन के लिए फाइट करता है। बाकी बच्चा तो शायद अपने आप को उतना कंसंट्रेटेड रख ही नहीं पाता, उतना फोकस रख ही नहीं पाता कि वो उस लेवल तक पहुंचे। तो हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन वंचित है कोई। राकेश जी, इनमें से कोई सी भी चीज गणित नहीं बदलेगी। और गणित सीधा सीधा है कि इन 4 करोड़ में से 17,000, 12,000, 10,000 जो भी नंबर हर बार होता है, इसका मतलब है कि प्रतिशत तो आप पढ़ा ही रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने प्रतिशत की असफलता तय है। इसका मतलब है कि डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि आप असफल होंगे। आप गणित को तो बदल नहीं सकते, तो डिफॉल्ट पोजीशन लगभग हर विद्यार्थी के वो असफल होगा। अगर कुछ मतलब कृपा हो जाएगी, एसएससी की बेईमानी ना हो, सेंटर्स की बेईमानी ना हो, और उसका परिश्रम और डेडिकेशन और उसके प्रिविलेजेस जिन पे जो वो सफेदी वाला ना हो, उसके पास तैयारी करने के अवसर हो, घर में एक भैंस हो कम से कम बेचने के लिए, उन सारी चीजें अगर होंगी तब संभव है कि वह सफल हो जाए। लेकिन डिफॉल्ट पोजीशन है कि वह असफल होगा। ये हताश, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। नहीं, देखिए इसमें एक छोटी सी समस्या है सर, वो समझना। आप उस दर्द को तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आप बहुत जल्दी वहां से निकले हों। मैं बहुत जल्दी वहां से निकला हूं। जो गरीब आदमी है ना, वो अपने बच्चे को कभी नहीं कहता तू उद्यम कर ले। उसके लिए एक ये कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी कर ले। जब सर मैंने यूपीएससी की कोचिंग करने यहाँ में आया तो उस समय मैं लगभग 1-1.5 लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा के भी कमाता था, और सरकारी तनख्वाह मेरे को अलग आती थी। जब मैं यूपीएससी की कोचिंग करने के बाद मैंने वो सब कुछ छोड़ा, सिर्फ स्कूल रहा, और उसके बाद मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाने लगा, तो मेरे फादर साहब के एक ही शब्द था कि हमें फालतू पैसा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए, मरने को मर जाएगा, नौकरी नहीं छोड़ेगा। 2014 में मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। तब भी मेरे परिवार का एक ही रुझान था, नौकरी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बाहर तो 1 करोड़ कमा ला, वो भी नहीं चाहिए। हमारे हरियाणा में कहावत है कि भाई किला बोलते हैं हमारे यहाँ, जो खेत होता है उसको, किला ले ले पर छोरे को नौकरी दिवा दे। मतलब वो 50 लाख का किला देने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि मेरे छोरे को हरियाणा पुलिस में नौकरी लगवा दे। यानी उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह के लिए 50 लाख की जमीन देने को तैयार है। तो वो मानसिकता जो है वो धीरे धीरे बदलेगी, अभी नहीं बदलेगी। वो जो पीढ़ी अभी आगे आने वाली है ना, वो शायद उद्यम के लिए अपने बच्चों को कर पाए। सर मैं अपने बच्चे को उद्यम के लिए नहीं कर पा रहा हूं, तो सोचो कि मेरे से मेरे माँ बाप कैसे करेंगे। मेरा बच्चा भी आज पढ़ाई कर रहा है और वो एनडी की तैयारी करने लग रहा है। जब मेरी सोच नहीं बदली है तो मेरे से पहले वालों की कैसे बदलेगी। और जो गरीब आदमी है वो उद्यम के लिए कभी नहीं बोलेगा, वो तो हमेशा ये करेगा भाई सरकारी नौकरी ले ले और फिर तेरा ब्याह करवा ले, नहीं तो ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, फिर जिंदगी भर बेकार फिरता फिरेगा। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड वो है
कि उद्यम नहीं होगा भारत में अभी तो बहुत मुश्किल है। उस लेवल पे अभी एजुकेट आपको करना पड़ेगा, रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ अगर गलत टाइम पे बारिश आ जाती है तो किसान को छोरी ब्यानी मुश्किल होती है, मतलब लड़की की शादी करनी मुश्किल होती है, और आप उद्यम करने की कह रहे हैं। मेरी माताजी यार 6 बहनें थी और एक भाई था। मेरी माताजी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, मुझे भी उन्होंने ही पढ़ाया 12वीं क्लास तक, लेकिन उनको 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि 6 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो उन्होंने लड़के को पढ़ाया मेरी नानी ने, लेकिन अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाया। तो सर वो परिवेश एकदम से नहीं बदलेगा। अभी आप ये परिकल्पना कभी भी मत करिए कि सरकारी नौकरी के लिए भीड़ कम होगी ना, अभी तो कम नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा उस स्टेज तक आने में और उन चीजों को तैयार करने में। अभी तो सबसे नजदीकी विकल्प यही मिलता है, और जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो ना, तो आप कभी भी ये नहीं देखते कि उसमें फेल कितने हो रहे हैं। अगर जिस दिन आप ये देखेंगे ना फेल कितने हो रहे हैं, उस दिन तो आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे। आप सच बात तो ये कि आप मोटिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके नजदीकी कोई सेलेक्ट हुआ है, आपके इलाके में 10, 20, 30 किलोमीटर में कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है, इसलिए आप मोटिवेट हुए हैं। इसलिए तो आप मोटिवेट ही नहीं हुए कि कितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, वो संख्या तो हम भी नहीं दिखाते, हम भी तो जो सेलेक्ट होते हैं उसी का इंटरव्यू करते हैं। तो वो परिकल्पना कभी नहीं बदलेगी भारत में आने वाले 10-12 साल तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो जिन्हें हम अपनी कहानियों से बाहर रख रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत लोग असफल हो रहे हैं, वो एकदम अज्ञात, कहीं दर्ज नहीं हो रहे। इन लोगों की हताशा जब इकट्ठी होती है, जाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं, निराश लोग हैं। इनमें से कई 10,000 12,000 की नौकरी में जाएंगे, कई को शायद वो भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ये जो हताश निराश लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है, इसका आक्रोश, इसका क्रोध, इसकी निराशा, उसकी परिणति क्या है? वो कहाँ जाकर पहुंचेगी? सर अभी तो उसकी कोई परिणति नहीं है, क्योंकि उसके साधन इतने अच्छे हैं। जैसे सोशल मीडिया टाइप का एक साधन है जो उस बहुत सारी भीड़ के क्रोध को समेट ले रहा है। लोगों वो को एक तरह का सेफ्टी वॉल्व हो गया, बच्चा वहां हो गया तो रील देख रहा है। सरकार ने एक वो बहुत अच्छा साधन कर रखा है। और अगर ऐसा होता तो सर भारत में इतने बाबा थोड़ी बनते और अनपढ़ बाबा तो कभी भी नहीं पैदा होते। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ तो कर ही रखा है, और वो तो राजनीति, वो तो सरकार उसको तो मैनेज कर ही लेगी। एसएससी मैनेज हो या ना हो, वो हाँ, तो अच्छे से मैनेज कर लेगी। राकेश जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। आपके साथ बातचीत की मजेदार बात ये थी कि आप खुलकर बात करते हैं, अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करते। मैं तो कम्युनिकेशन का टीचर हूँ, तो कम्युनिकेशन को देखने की कोशिश कर रहा था कि गणित का एक शिक्षक खुलकर बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, और वो केवल नंबर लाइंस और प्राइम नंबर्स में नहीं है, उसको राजनीति और परिवेश की इतनी बेहतर समझ है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए और इस मुद्दे पर बातचीत आपने की। शुक्रिया।